students. Now we will study the chapter 1 and about the sections, and we will start it with section 1 and then section 2. Chapter 1 preliminary, section 1 short title, extent, commencement and application, and section 2 covers with definitions. Definition and meaning of a company, which is covered under the section 2 clause 20. Statutory definition of company. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Section covers in section 2 clause 20. It is necessary to learn these sections. Okay, as defined by Justice Marshall, it is not that much necessary. You can skip this. Now there is more definitions which is given by the other professors. We should have to learn that only, which is given by the statutory code. Okay, I will suggest you which is necessary to learn. That statutory definition, you should have to learn this, and that definition is not necessary. Now come to the meaning of the company, which is covered under the section 2 clause 20. For the purpose of Companies Act, company means a company incorporated under the Companies Act 2013 or any Companies Act enacted prior to the Companies Act 2013. The term company where used in this book shall mean the company as defined under section 2 clause 20. Not every association of a person is a company. Only such association of persons shall be a company which is registered under the Companies Act 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट. इसका मतलब ये है कि कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी नहीं है, सिर्फ वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है किसके अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर. नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ कंपनी. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो कि फॉर्म्ड हुई है और जो रजिस्टर्ड हुई है वो कंप्लायंसेस के साथ जो कि प्रिस्क्राइब्ड है इसके अंडर में, एक्ट के अंडर में. फर्स्ट ये है. सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी. कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है. कंपनी ना तो इल होती है, ना तो डाई होती है, ना ही उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, फिक्टिशियस पर्सन नहीं है. ये सिर्फ कंपनी जो है एग्जिस्ट करती है लॉज की नज़र में. अगर हम इन अदर वर्ड्स देखें, कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ. सिर्फ लॉ के नज़र में ही कंपनी एग्जिस्ट करती है, एक फिक्टिशियस पर्सन नहीं है. थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी की खुद की लीगल एंटिटी होती है, लीगल पर्सन होती है कंपनी इन द आइज ऑफ लॉ. यानी कि एक मेंबर और एक कंपनी दोनों डिफरेंट होते हैं. A company is a separate person having its own rights and obligations. इसमें केस रेफरेंस अगर हम देखें, सेलमन वर्सेस सेलमन एंड कंपनी लिमिटेड. यहाँ सेलोमन जो है वो डिफरेंट है और जो सेलमन की जो कंपनी है वो डिफरेंट है. यहाँ पर ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड. यहाँ पे ली की जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है और लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड की आइडेंटिटी डिफरेंट है. परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन में क्या होगा, अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो शेयर्स हैं वो किसके पास होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उनका नॉमिनी, अगर नॉमिनेशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सिमिलरली अगर इंसॉल्वेंसी के केस में देखें, मेंबर के इंसॉल्वेंसी के केस में जो शेयर्स हैं वो कौन हेल्ड करेगा, शेल वेस्ट इन द ऑफिशियल असाइनी या फिर ऑफिशियल रिसीवर को दे दिया जाएगा. इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. यहाँ से क्वेश्चन बनता है. इवन इन द केस ऑफ डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी के केस में जितने भी मेंबर्स हैं जो कि कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे, सिंस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स शैल टेक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम एंड द कंपनी विल हैव न्यू मेंबर्स. इस केस में क्या होता है, जब मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके जो शेयर्स हैं
ट्रांसमिट हो जाते हैं विद द अदर न्यू मेंबर। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी का जो नेचर है वो एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स होता है। मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कोई भी अमाउंट मेंबर ने अभी तक पेड नहीं किया है तो उसे हम कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। मतलब अगर कंपनी ने ₹10 की डिमांड करी और जितने भी शेयर होल्डर्स ने उन्होंने ₹8 ही पे किए हैं, अभी तक ₹2 अनपेड है, यानी कि जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है। अगर हम बात करें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अमाउंट गारंटीड बाय एवरी मेंबर, यानी कंपनी के एमओए में मेंबर्स ने जितना अमाउंट गारंटी किया है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप वो कंपनी को पे करेंगे, दैट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। थर्ड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, एग्रीगेट अमाउंट जो कि शेयर होल्डर्स ने अभी तक अनपेड किया हुआ है, यानी कि मेंबर्स ने अभी तक पे नहीं किया है और वो गारंटी कर रहे हैं कि जो अमाउंट है वो पे करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। नाउ फोर्थ वन इज अनलिमिटेड कंपनी, यानी कि इसमें मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी until all the debts of the company are paid in full, यानी कि कंपनी की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब है कि मेंबर्स को अपने असेट्स कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे अगर कंपनी की डेट्स को फुलफिल करना है तो। ये इस टाइप की कंपनी हमारे इंडिया में रूल नहीं होती। देन सिक्स्थ, कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील होती है। कॉमन सील यानी कि ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। सेवेंथ वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। प्राइवेट कंपनी में जो राइट है ट्रांसफर शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड और पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स ट्रांसफरेबल रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, हो सकते हैं बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू प्राइवेट कंपनी बाहर आउटसाइडर को अपने शेयर्स इशू कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, और यहीं पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं जिससे वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में उसे अलाउड नहीं किया गया है। एट वन इज सेपरेट मैनेजमेंट, मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स डे टू डे अफेयर्स में कंपनी के पार्टिसिपेट नहीं करते। मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर्स ने कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया होता है जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सिंपली द बोर्ड। डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं और रिमूव भी मेंबर्स ही करते हैं। Thus the act has ensured the ultimate control of members over the company. मेंबर्स के पास पूरा अल्टीमेट कंट्रोल होता है। नाइन्थ वन इज सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है इसकी खुद के नेम पर। अ कंपनी कैन ओन एंड एंजॉय प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मेंबर्स आर नॉट ओनर्स, न ही वो को ओनर्स होते हैं कंपनी की प्रॉपर्टी के। मेंबर्स हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की खुद की सेपरेट एंटिटी होती है। टेंथ वन इज कंपनी जो है कैन सू अदर्स एंड बी सूड ऑन इट्स ओन नेम, यानी कि कंपनी के पास कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड की पावर भी होती है। फीचर्स को लर्न करने का एक ट्रिक, इस एक्रोनियम से अपन लर्न करेंगे। IPL, AC, TC, SQ। IPL में I का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, P परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, एंड SQ का मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी, separate management and separate property. Now we will move to the principle of separate legal entity.
सेपरेट लीगल एंटिटी का मीन क्या होता है कि कंपनी की खुद की लीगल एंटिटी होती है जो कि वो सेपरेट है, मेंबर्स की आइडेंटिटी से सेपरेटली है. इट इज़ नोन एज बाय इट्स ओन नेम, हैज़ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ इट्स ओन. ये केस लॉ है. यू कैन प्रिफर दिस केस लॉ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं और भी बहुत सारे केस लॉज हैं. एक पूरी कंप्लीट वीडियो में मैं आपको जितने भी केस लॉज हैं वो मैं एग्जैक्टली केस लॉज में आपको समझाऊंगी. नाउ वी विल मूव टू द लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है बाय फिक्शन ऑफ अ लॉ कंपनी इज सीन एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, yet in reality it is an association of persons who are in fact the beneficial owners of all the corporate property. This fiction is created by a fictional will, the corporate will. In simple words, because of corporate will, a company is seen as an entity separate from its members and directors. Corporate will का मतलब होता है कि members और company की जो identity है वो different है. अब इफ़ कॉर्पोरेट वेल का इफेक्ट क्या होता है, अगर कंपनी ने कोई भी एक्ट्स किए हैं या कोई भी डिफ़ॉल्ट कमिट किए हैं तो उसके बिहाफ पे कंपनी ही लाइबल होगी. मेंबर्स, डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर लाइबल नहीं होगा कंपनी के बिहाफ पर. सिमिलरली फॉर एनी डेट दैट्स contracted by the company, only the company can be held liable and the members, director or employees of the company cannot be held liable for payment of such debts. इसीलिए हम कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं. नाउ मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल means ignoring the separate entity of a company. Lifting of corporate veil means disregarding the corporate personality and looking behind the real person who are in the control of the company and making them liable for wrongs done in the name of the company. Lifting of corporate veil is also termed as piercing of the corporate veil. Lifting is permissible only in exceptional cases. Lifting of corporate veil is permissible only if permitted by the statute or there is a clear evidence or ऑफ अब्यूज़ ऑफ द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. यहाँ पे हमें मतलब बताया गया कि लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल का मतलब अगर हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हैं या हटाते हैं तब किस केस में हम हटा सकते हैं. कुछ एक्सेप्शनल केसेस ही हैं जिसके थ्रू हम इस लिफ्टिंग कर सकते हैं कॉर्पोरेट वेल को. अगर स्टैच्यू यानी कि कोई सेपरेट लॉ बनाया गया है या फिर कोई क्लियर एविडेंस है कि जो मेंबर था या कोई एम्प्लॉय या फिर कोई भी डायरेक्टर लाइबल है इस सच डेट्स के लिए या किसी भी फॉल्ट के लिए और कंपनी लाइबल नहीं है, उस केस में हम लिफ्ट करेंगे कॉर्पोरेट वेल को. You should have to read this case law. I will explain you in the next video this case laws.